हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग विद वंदना। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने दिसंबर 2019 के मैथ्स के बचे हुए क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आपने इसका पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देख लें, क्योंकि यह पार्ट 2 वीडियो है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभकार गोदाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 56 मीटर, 42 मीटर और 10 मीटर है। इसके अंदर अधिकतम कितने घनाभकार डिब्बे रखे जा सकते हैं यदि प्रत्येक डिब्बे की विमाएं 2.8 मीटर, 2.5 मीटर और 70 सेंटीमीटर है। तो गाइस सबसे पहले हमें ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पे मीटर और यहाँ पर सेंटीमीटर की बात की गई है। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है, एक घनाभकार गोदाम की बात की गई है। तो हम डायग्राम में बना लेते हैं घनाभकार गोदाम। इसके अंदर छोटे छोटे घनाभकार क्या रखे गए हैं, डिब्बे रखे गए हैं। ये तो गोदाम है, इसके अंदर छोटे छोटे घनाभकार क्या रखे गए हैं, डिब्बे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, ये दिया है घनाभकार गोदाम की जो लंबाई दी है वो है 56 मीटर, चौड़ाई दी है, ब्रेथ दी है 42 मीटर और हाइट दी है उसकी 10 मीटर। तो उसके नीचे लिख देते हैं हम जो डब्बे की बात की गई है। डब्बे है 2.8 मीटर इंटू 2.5 मीटर मल्टीप्लाई 70 सेंटीमीटर। तो 70 को अगर हम सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो हो गया 0.7 मीटर, क्योंकि हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर अगर हम यहाँ कर देंगे 70 इंटू 1/100 तो कितना बच गया हमारा 7/10, जिसको हम लिख देते हैं 0.7। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम इसको काटे पीटे देन तो आएगा, इसका बन गया, पॉइंट को हटाया 0 बढ़ाया, पॉइंट को हटाया 0 बनाया 25 एकम 25, 25 चौके 100। तो मैं यहाँ लिखती रहती हूँ। यहाँ आ गया 4, तो यहाँ 10 को ऐसे ही रहने दिया। ये सब मीटर में है। 28 दूनी हो गया 56, तो इसको भी लिख दिया हमने 2, और ये 42 भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, देन अब क्या बचा हमारा, नीचे बचा है हमारा 0.7। इस पॉइंट को भी हटाया तो हमने एक 0 बढ़ा लिया। ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 छंग 42। तो अगर और डबल 0 है तो आ गए 00 मीटर। तो इसका आंसर आ गया हमारा 4800 मीटर। सो गाइज आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 528 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 2 मीटर है। बेलन का आयतन पाई इज इक्वल्स टू 22/7 लीजिए। ठीक है, तो हमें 22/7 लेनी है इसकी पाई की वैल्यू। तो आंसर हमने देख लेना है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर मीटर है, और आंसर आ रहा है हमारा मीटर क्यूब में। मतलब हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख कर लेते हैं, डायग्राम की बात की गई है, लंबवृत्तीय बेलन सर्कमफ्रेंसेस। ठीक है, तो एक सिलेंडर की बात की गई है। तो सिलेंडर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेलन की परिधि क्या होती है। परिधि हमारी होती है 2πr। ठीक है, अब इससे हम निकाल लेते हैं कि 2πr हमें दी है 528, परिधि कितनी दी है 528 दी है। ठीक है, लेकिन दी है सेंटीमीटर में, याद रखिएगा। अब लास्ट में हम इसको चेंज कर लेंगे, 2 गुणा 22/7 और यहाँ आ गई r। ठीक है, तो हो गई r की वैल्यू निकालेंगे हम। r की वैल्यू निकलेगी हमारी, काट पीट के कर देते हैं इसको, 528 गुणा 7/2 गुणा 22। देन हम इसको करते हैं, 2 दूनी 4, 1 यहाँ गया, 2 छंग 12, 2 चौक 8। ठीक है, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 12 सते 84। देन r की वैल्यू हो गई हमारी 84 सेंटीमीटर। अगर इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, हमें आगे पॉइंट लगा देना है, क्योंकि 2 0 आएंगे तो हमने यहाँ पे इसको कुछ नहीं करना है। ये बन गया हमारा मीटर, r की वैल्यू बन गई 0.84 मीटर। अब आगे रखते हैं वॉल्यूम। हम जानते हैं कितना होता है, वॉल्यूम होता है उसका, किसका, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। अभी हमने देखी r की वैल्यू निकली थी हमारी 0.84। ठीक है, तो 22/7 रखी पाई की वैल्यू, क्योंकि इसी ने कहा है कि पाई 22/7 वैल्यू पुट करनी है। r की वैल्यू रखी 0.84 का होल स्क्वायर। देन h की वैल्यू हमको दी गई है, h की वैल्यू दी है 2 मीटर। ठीक है, ये ऑलरेडी मीटर में है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.4352। गाइज एक्चुअली मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं की है, अगर मैं कैलकुलेशन करूँगी तो यहाँ बिल्कुल स्पेस नहीं बचेगा, तो आप लोग कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाइयाँ 7.2 सेंटीमीटर तथा 8.8 सेंटीमीटर है। इसे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो सबसे पहले हमने क्या करना है, चतुर्भुज बना लेना है। ठीक है, चतुर्भुज बनाया तो इसने कहा एक विकर्ण डालिए, तो हमने सबसे पहले नाम रख दिया A B C एंड D। तो उस पर लंब डाले गए हैं, बोला गया है लंब डाले गए हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू दी है हमें 7.2 और एक की वैल्यू दी है हमें, इसकी वैल्यू दी है 8.8 और इस वाले की वैल्यू दी है हमें 7.2। तो हम पुट कर देते हैं। ठीक है, चतुर्भुज का सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी, लिखते हैं हम ABCD का क्षेत्रफल दिया है, सीधे वैल्यू पुट कर दें। 227.2 दिया है हमें ABCD में, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख दिया। ठीक है, अब लिख दिया हमने ABD की बात हो रही है। ABD में क्या है, नीचे दिया है BD, क्योंकि फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट होता है हमारा फॉर्मूला। तो हमने बेस को लिख दिया BD और हाइट की वैल्यू दी है हमें 7.2 सॉरी। ठीक है, दूसरे वाले की वैल्यू दी है हाफ इंटू BD ये हो गया, नीचे वाले की बात की जाए और उसकी वैल्यू दी है हमें 8.8। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, सब सेंटीमीटर में, हाँ ये भी सेंटीमीटर में और आंसर भी हमारा सेंटीमीटर में। तो अगर हम इसे कट करें तो कितना आएगा आंसर हमारा, देखते हैं। BD की वैल्यू हमें निकालनी है, BD की वैल्यू तो 227.2 जो हमारा क्या है एरिया क्वाड्रिलेटरल का, उसके बाद ये हो गया मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब इन दोनों को कट करेंगे और इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा नीचे 16। 2 एकम 2, 2 8 16, 8। ठीक है, फिर 20, फिर ये बचा तो 8 बना, पॉइंट 8 चौक 32, देन 28.4 सेंटीमीटर क्या है हमारा आंसर। तो गाइज हमने सिंपली इसमें कुछ नहीं किया है, हम देखते हैं क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो सबसे पहले हमने लगा दिया ट्राइंगल ABCD का सॉरी ट्राइंगल नहीं है, चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू ABD का क्षेत्रफल। यहाँ मैं डायग्राम बना देती हूँ, आप अगर भूल गए हो तो ABCD, तो ABCD का क्षेत्रफल लिख दिया 227.2 और फिर ABD का क्षेत्रफल प्लस BCD का क्षेत्रफल। ABD का क्षेत्रफल है हाफ बेस इंटू हाइट, जो इसका फॉर्मूला होता है, जो हम सबको हमेशा याद रखना है। उसके बाद नीचे भी लिख दिया, फिर जो बेस दिया है BD। ठीक है, BD वहाँ पे भी निकलेगा, उसकी हमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका आंसर नंबर हम पुट कर देते हैं, इसका आंसर है 28.4 जो है बिल्कुल सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि 5 ब्रैकेट में 3x + 4 - 8 6x + 7 इज इक्वल्स टू 9x - 8 है, तो ब्रैकेट में इसकी वैल्यू का इसको हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, सबसे पहले हम लगाते हैं, इसको दिया है ना तो इसको हम खोल लेते हैं। 5 3 = 15x + 20 माइनस 8 6 48x, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस, और 8 7 दा, ठीक है 8 7 जो लगा दिया 56 इज इक्वल्स टू 9x - 8 को हमने ऐसे ही रहने दिया। हमें x की वैल्यू निकालनी है, सब x की वैल्यू एक संग रख देंगे, या आप चाहें तो ऐसे भी जोड़ लेंगे, तो आएगा -33x - 9x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 36 - 8। आप चाहें तो सारी x की वैल्यू एक संग रख देना और बाकी जितनी भी रेस्ट वैल्यूज़ हैं वो एक संग रख देंगे। ठीक है, देन इनको अगर जोड़ेंगे तो हमारा आया -42x इज इक्वल्स टू 28। ठीक है, अब इसको कट करेंगे तो कितना कटेगा, 7 चौक 28, 7 छंग 42, 2 3 6, 2 दूनी 4। x की वैल्यू हमारी कितनी बनी, -2/3। ठीक है, अब हम x की वैल्यू हमें क्या करना है, हमें सिर्फ x की वैल्यू नहीं पूछी है। तो अगर आधे लोग सोचेंगे हम 2/3 को आंसर लगा दें, हमें यहाँ पे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है x² - 2x + 1, तो x की वैल्यू थी -2/3। ठीक है, अब हम इसको पुट करते हैं, -2/3 का होल स्क्वायर कर देंगे, -2 इंटू फिर -2/3 + 1। ठीक है, देन -2/3 का होल स्क्वायर करेंगे, 2 2 = 4 अपॉन 3 3 = 9 -2 मल्टीप्लाई -2 क्या है यहाँ पे
सॉरी माइनस और माइनस प्लस कर देते हैं सीधे, 2 2 जब 4 अपॉन इसको 3 बना देते हैं, ठीक है। और ये हो गया +1, ठीक है। मतलब ये -2/3 का होल स्क्वायर है, जिसको हमने खोला तो बना 4/9, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो बना 4/3 +1, ठीक है। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, तो हम पूरा 9 ले लेते हैं। 4 + 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 प्लस यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है तो यहाँ बना 9, तो इनको जोड़ लेते हैं, सॉरी प्लस है ये, कितना बनेगा हमारा आंसर बनेगा 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25/9। हमारा आंसर कितना बनेगा 25/9। हमें दिया है कहीं पे 25/9, हाँ, तो अपना आंसर है 25/9। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले इसको हमने, इसमें जो वैल्यू दी गई थी इसको हमने अंदर खोल लिया, ठीक है। जो भी वैल्यू आई हमारी एक्स की वैल्यू आई -2/3, जिसको हमने पुट कर दिया इस वाली इक्वेशन में, तो उससे हमारा आंसर आ गया 25/9। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45 है, जब a = 1, b की वैल्यू -3 तथा c की वैल्यू -2 है, तो a ब्रैकेट में a + b² + c प्लस b² ब्रैकेट में a² + b² + c² माइनस c ब्रैकेट में a + b² की वैल्यू बतानी है, ठीक है। सबसे पहले जो भी हमको दिया है कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो और भी इजी है। a सब की वैल्यू हमको ऑलरेडी दी है, a की वैल्यू लगा देते हैं 1, ठीक है। ब्रैकेट में 1 + 9 प्लस -2। याद रखना जो भी माइनस की वैल्यू होंगी ना, हमने क्या करनी है, यहाँ मैंने डायरेक्ट 9 लिख दिया क्योंकि -3 × -3 हो गया 9, ठीक है, प्लस का। देन +9, 1 + 9 + 4, देन +2 ब्रैकेट में 1 + 9 -3 का स्क्वायर करा है, ठीक है। अब आ जाएगा 8 + 9 ब्रैकेट में बन गया ये हमारा 14, 9 और 1 10 4 14 प्लस 2 और 9 और 1 10 10 दूनी हो गया 20 अपना, ठीक है। तो ये बना हमारा 8 और ये बना 126, मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 देन 20। अगर हम इसको जोड़ लें तो बना हमारा ये 4 और ये इसको जोड़ा तो बना 5 और ये 154 हमारा बनेगा आंसर। तो अपना आंसर बन गया 154। तो हमने इसमें क्या किया, जो भी वैल्यू दी थी उनको पुट करना है, कुछ भी नहीं करना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बस याद रखिएगा जो -3 की वैल्यू है उसको हम करेंगे तो -3 × -3 करेंगे, तो अगर आप थोड़ा प्लस माइनस का होगा तो आंसर गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 46 पे 46 क्वेश्चन है, x - y ब्रैकेट में x² + xy + y² प्लस x + y ब्रैकेट में x² - xy + y²। सो गाइज ये क्वेश्चन जो है ना दिख बड़ा रहा है बट है बहुत इजी अगर इसको फॉर्मूला याद होंगे तो। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था इस चीज़ का फॉर्मूला होता है x³ - y³, ठीक है। देखिए इतना इजी है। और इसका फॉर्मूला सबको याद होता है x³ + y³ प्लस x³ + y³। ये हमने 12th 11th 12th के क्वेश्चन वो हैं जो हमें याद है। आई थिंक 9th 10th में ही शुरू हो जाते हैं। माइनस रेस्ट वाली वैल्यू लिख देंगे x + y ब्रैकेट में x² - y²। देखिए इतना इजी हो गया। उसके बाद करना है x³ - y³ प्लस, अब y³ से y³ कट गया, सॉरी, x³ बना हमारा 2x माइनस x की वैल्यू, अगर x की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो बना हमारा x³ x की मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे तो बना -x की मल्टीप्लाई -y उससे होगी तो कितना बनेगा हमारा माइनस +xy²। अब प्लस y की इसमें होगी तो +yx², फिर प्लस की इसमें होगी तो प्लस माइनस y³, ठीक है। घटाया x³ माइनस y³, ठीक है। ये वाला y³ इसमें से तो माइनस कर दिया। अब इसमें से हमारा कॉमन आ रहा है xy, ठीक है। तो y + x जो है हमने आ गया। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमारा x³ - y³ बन रहा था, ठीक है। x³ - y³ क्या है, इसमें एक ही दिया है x³ - y³, x y और x + y, ठीक है। कुछ भी नहीं किया है इसको,
इसका फॉर्मूला हमने पुट कर दिया, इसका भी फॉर्मूला पुट कर दिया और इसकी फिर मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारा आंसर आ गया ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न आंकड़ों के लिए माध्यक, बहुलक और परिसर का माध्यक क्या है? मतलब व्हाट इज द मीन ऑफ द मीडियम, मोड एंड रेंज फॉर द डाटा गिवन बिलो। तो सबसे पहले अगर हमें मीन मीडियम एंड मोड निकालना है तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अगर हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा एक भी चीज़ ना छूटे हमारी। सबसे पहले बनेगा 0, फिर क्या है 8, फिर क्या है 9, 11, फिर एक और 11 है, फिर है 17, फिर है 18, फिर क्या है 20, देन 24, फिर है 25, फिर 25 आएगा, फिर क्या है 3 बार 25 है ना, फिर है 29, फिर 2 बार है 30, फिर है 44, देन है 50। तो हम टोटल स्टेप काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 है। अगर हम 8 और 8 इधर से काट दें तो हमारा मीडियम मतलब क्या होता है, बीच का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बीच का बना 24। अगर इधर से भी काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा बीच का मीडियम कितना आया, हमारा मीडियम आया हमारा 24। देन अब बात करते हैं मोड की, ठीक है। मोड हम निकालते हैं जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हुई। इसमें देख लीजिए सबसे ज़्यादा रिपीट क्या हुई है हमारी, 11 तो हमारी सिर्फ 2 बार है, लेकिन हमारी 25 जो वैल्यू है वो हमारी 3 बार आई है, ठीक है। तो हमारा इसका जो मोड हो जाएगा 25। नेक्स्ट रेंज की बात करते हैं। रेंज कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ठीक है। H माइनस L लिख देती हूँ मैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है 50 और लोएस्ट हम शुरू पे चले जाते हैं 0। 50 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 50, ठीक है। तो मैं इधर लिख देती हूँ, हमारा मीडियम आया था 24, ठीक है, जो मिडिल में था। और मोड होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया, मोड आया था हमारा 25। और जो रेंज आई थी वो आई हमारी 50, क्योंकि 50 माइनस 0 किया, ठीक है, तो 50 ही आ गया। अब तीनों का मीन निकालते हैं। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये तीनों वैल्यू दिए हैं इनको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहीं पे से जोड़ लेते हैं, 5 और 4 और 9, और 5 6 7 और 8 और 9, ठीक है। अब ये तीनों हैं तो आएगा 99/3, ठीक है। तो 3 से कटेगा तो आ गया 33। तो हमारे जो तीनों का मीन पूछा गया था वो आ गया 33। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48 है। यहाँ से हमारा पेडागोजी का पार्ट स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक गणितीय प्रमेय है, एक कथन जिसे अभिग्रहितों के तर्क संगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया गया है। एक कथन जो कि सदैव सही होता है और उसे उत्पत्ति की आवश्यकता नहीं है। थर्ड है, एक कथन जिसकी सत्यता या असत्यता की कोई जानकारी नहीं है। या फिर एक कथन जिसकी उत्पत्ति यथेष्ट साक्ष्य से रहित है। तो गाइस, इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम सीधे इसके इंग्लिश वाले वर्जन पे चले जाएंगे तो हम इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अ स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन प्रूवन बाय लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन एक्सियम्स, बिल्कुल सही बात है। मैथमेटिकल थ्योरम में क्या होता है कि हम इसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल सही होगी, ठीक है। जो शायद सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, स्टेटमेंट विच इज़ ऑलवेज ट्रू एंड डजंट नीड प्रूफ, बिल्कुल ही गलत, ठीक है। थ्योरम में हमें प्रूफ की आवश्यकता होती है, ठीक है। हम प्रूफ करते हैं ना उस चीज़ को कि गलत हो या सही हो, लेकिन प्रूफ तो करेंगे। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन दिया है, अ स्टेटमेंट हुज ट्रूथ और फॉल्सिटी इज नॉट नोन, जिसकी सत्य बात और असत्य की कोई जानकारी ही नहीं है, मतलब हम जानते ही नहीं है, ये भी गलत हो गई बात। फोर्थ दिया है, इट इज़ अ स्टेटमेंट विदाउट सफिशिएंट एविडेंस फॉर प्रूफ, ये बात भी गलत है। यह कथन जिसकी उत्पत्ति यथेष्ट साक्ष्य से रहित है, ये बात भी गलत है। इसका सही आंसर है जिसमें हम लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, ठीक है। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स किस में करते हैं, मतलब जो भी हमारे उस चीज़ से रिलेटेड जो भी एक्सियम्स हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49 है,
वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर होंगी। यह अभिग्रहित जो अंकगणित व बीजगणित का आधार है यह दिया है। तो गाइज ये तो याद ही करने की चीज़ है। यह हमारा किसने दिया है? सब एक बार और पढ़ लें। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम, जो बात कही थी यह कही थी यूक्लिड ने। ठीक है, तो इसमें ई साइलेंट है तो इसका आंसर सही है यूक्लिड। तो इसमें समझाने की कोई चीज़ नहीं है, इसको तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50 है जो शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है। गणित में अंतः विषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज असेसमेंट स्ट्रैटेजी टू इनकरेज इंटरडिसिप्लिनरी इन मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले बात की गई है प्रोजेक्ट की। ठीक है, तो सबसे पहले बात की हमें पता होना चाहिए कि पहले जो बात की गई इंटरडिसिप्लिनरी की। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है। मतलब जो मेन चीज़ क्या बात की है, जो अंतः विषयकता हो। ठीक है, जो अनदर चीज़ें भी हम जान सकें। ठीक है, अगर हम नीचे से देखें ओलंपियाड क्या होता है? सिर्फ मैथ्स के अंदर होते हैं ओलंपियाड्स। ठीक है, सिर्फ मैथ्स की ही चीज़ें जानेंगे नहीं, हम इसमें और चीज़ें भी जानेंगे ना। ठीक है, जो अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गया। ठीक है, जैसे हम बाकी चीज़ें भी अपनी बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकें। मतलब जैसे एक सब्जेक्ट से हमने शायद पिछले पेपर में पढ़ा था कि एक सब्जेक्ट से जैसे हम दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी नॉलेज लेते हैं तो वो कहलाता है हमारा अंतः विषयकता। मतलब उस सब्जेक्ट के अलावा आप दूसरे सब्जेक्ट को भी जान रहे हैं। ठीक है, और अपनी जो क्रिएटिविटी है उसे एनहेंस कर रहे हैं। तो ओलंपियाड में सिर्फ मैथ की बात हो रही है, ये गलत हो गया। सी है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। इसमें भी क्या होता है, सिर्फ हम जो रिकॉर्ड्स है ना सिर्फ उन्हीं की बात होगी। ठीक है, जो ऑलरेडी वर्णित अभिलेख है या एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हैं उन्हीं की बात है, ये भी गलत है। बट डी ऑप्शन है फील्ड ट्रिप्स। अगर हम फील्ड ट्रिप में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपनी क्रिएटिविटी एनहेंस करेंगे। हम अलग सब्जेक्ट, हो सकता है हम साइंस के बारे में जाने, हो सकता है हम सोशल साइंस के बारे में। ठीक है, मतलब वो फील्ड ट्रिप भले मैथ्स के लिए हो। ठीक है, वो भले हम उसमें मैथ्स की चीज़ों को जानने के लिए गए हैं, लेकिन हम हो सकता है अपनी क्रिएटिविटी को एनहेंस कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन सही है। और फर्स्ट है प्रोजेक्ट मेथड में भी क्या होता है, हम अलग अलग जगह से अपना डाटा इकट्ठा करते हैं। तो उसमें हमें क्या होगा, उसमें भी हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग विषयों के बारे में भी जान सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो हमारा ए एंड बी जो है बिल्कुल सही होगा। सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।